ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पीड्स के पॉइंट शुरू करते हैं मोटे मोटे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होगा एब्डोमिनल मैस के साथ, छोटा बच्चा, बेबी, जो कि पीड्स का सिनेरियो, पीड्स का आप लोगों को मोस्ट लाइकली अलहदा से एक बनी होती है, आप लोगों की ना अलहदा से एक हेडिंग दी होगी एमसीक्यूज़ पीड्स के जब शुरू होते हैं। अच्छा, कि एब्डोमिनल मैस है, ठीक है। तो मैस, एब्डोमिनल मैस बच्चों के अंदर आए तो दो तीन जो है ना वो ट्यूमर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक एड्रिनल ग्लैंड्स का ये न्यूरोब्लास्टोमा, और दूसरा विम्स ट्यूमर, किडनीज का विम्स ट्यूमर, ठीक है। अच्छा, न्यूरोब्लास्टोमा बेसिकली इमेच्योर नर्व सेल्स का ट्यूमर है, ठीक है। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड्स का ट्यूमर है, ये एड्रिनल ग्लैंड से राइज होता है, तो इसके अंदर विनाइल मेंडेलिक एसिड और HbA ये इंक्रीज हो जाएंगे, होमोवेनिलिक एसिड ये इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसकी खसूसियत ये है कि नॉन टेंडर एब्डोमिनल मैस होगा एक बेबी के अंदर, उसके टेस्ट करवाए तो VMA और HbA रेस्ड होगा, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज न्यूरोब्लास्टोमा। तो न्यूरोब्लास्टोमा राइजेज फ्रॉम इमेच्योर नर्व सेल्स। अच्छा जी, फिर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि बेबी है, उसको फीडिंग स्टार्ट करवाई है, फीडिंग स्टार्ट करवाते साथ ही उसने वॉमिट आउट कर दिया, ठीक है, पहली चीज़। या फीडिंग स्टार्ट करवाई है, फीडिंग स्टार्ट करते साथ ही उसको कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला होता क्या है, बंदा खाना खाता है, खाना खाने के बाद इसोफेगस में आता है, इसोफेगस ने आगे स्टमक में जाना होता है, ठीक है, इसके पीछे से ट्रेकिया गुजर रही होती है। लेकिन अगर ये क्या हो, इसोफेगस ब्लाइंड हो और पीछे से ट्रेकिया जो है वो आपकी उसके साथ लंग्स में भी जा रही है और साथ स्टमक के साथ इसकी एसोसिएशन हो गई है, तो ये मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी है। ट्रेकियोइसोफिस्टुला की ढेर सारी टाइप्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये है कि इसोफेगस ब्लाइंड होती है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, बच्चा खाना खाएगा, खाना खाते साथ ही वो खाना बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसोफेगस आपकी ट्रेकिया के साथ जुड़ी हुई है तो क्या होगा, बच्चा खाना खाएगा और खाना खाते ही वो उसके जो फूड है उस लंग्स में चली जाएगी, लंग्स में जाएगी तो पेशेंट को क्या होगा, बच्चे को क्या होगा, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है। तो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला ऐसे प्रेजेंट हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स इसकी होती है इसोफेजियल एट्रेजिया विद डिस्टल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, मीन्स के इसोफेजियल एट्रेजिया से क्या मुराद है कि इसोफेगस बंद है, यहाँ से ऐसे इसका ब्लाइंड है मुंह, और उसके आगे जाके ट्रेकिया और इसोफेगस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इस बच्चे में अगर हम लोग NG पास करने की कोशिश करेंगे तो NG पास नहीं होगी, ये चेक करने का एक तरीका भी होता है। डेफिनेटली अगर इसोफेगस आगे से बंद होगी तो उसमें NG पास ही नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सी कंट्राइंडिकेशन है वैक्सीनेशन की, आपको बच्चा पैदा होता है। अच्छा, आप लोगों को ना वैक्सीन का जो स्केड्यूल है ये लाजमी तौर पर याद करके जाना है। पीड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक वैक्सीन स्केड्यूल है। आप लोग जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट एड मास्टर दी बोर्ड्स, स्टेप अप, कैप्लान, डेविडसन, या जो आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, ये सारी लिखी हुई हैं अमेरिकन स्टाइल में, अमेरिकन UK स्टाइल में, ठीक है। तो इनके अंदर जो वैक्सीन स्केड्यूल वगैरह दिया हुआ है वो उनके हिसाब से दिया हुआ है। आप लोग पाकिस्तान का वैक्सीन स्केड्यूल लाजमी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन वैक्सीन की कंट्राइंडिकेशन तो सबकी एक जैसी रहेंगी। पेशेंट को अगर एग से एलर्जी है तो कौन कौन सी वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, MMR और इन्फ्लुएंजा नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हिस्ट्री ऑफ इंटरसेप्शन है तो रोटा वायरस वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। प्रेगनेंसी है तो लाइव वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए, लाइक OPV वगैरह, ओरल पोलियो वैक्सीन वगैरह, ठीक है। अच्छा, पेशेंट का, बच्चे का अगर वज़न बहुत कम है, लेस दैन 2 kg वेट है, तो हैवी अवॉइड करनी चाहिए,
ठीक है। तो ये वैक्सीन की जो इसमें जो एग एलर्जी वाली ना वैक्सीन का लाजमी पूछते होते हैं, इसमें MMR इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आप लोगों ने अवॉइड करनी होती है। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप USMLE कर रहे हैं, USMLE के एग्ज़ाम में चाइल्ड अब्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, क्या चीज़ टच हो गई है। सॉरी फॉर द डिले, तो सारा गायब हो गया। अच्छा जी, चाइल्ड अब्यूज़ जो है ना एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो चाइल्ड अब्यूज़ का क्वेश्चन लाजमी तौर पे आता होता है किसी न किसी स्टेज पे, USMLE में स्पेशली। ठीक है। बच्चों पे लोगों को गुस्सा आता है, गुस्सा आएगा उसको पकड़ के बच्चों को एकदम झंझोड़ें वो, तो बच्चों की जो वेजल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं। ब्रेन की वेजल्स रप्चर होंगी तो क्या होगा, इंटरसेरेब्रल ब्लीड हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंडोस्कोपी, CT स्कैन या MRI। फंडोस्कोपी में क्या मिलेगा, पेपिलोडिमा रेज ICP की वजह से। तो USMLE के हिसाब से चाइल्ड अब्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा जी, जो बच्चा होता है पैदा होने पे उसका पूछा जाता होता है कि इसने स्टूल पास किया कि नहीं किया। अगर बच्चे ने स्टूल पास नहीं किया तो इसका मतलब उसको मेकोनियम आइलियस है। अगर आप USMLE कर रहे हैं, जब बाहर का प्लेब वगैरह का इम्तहान दे रहे हैं, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इसमें सिक्रीशंस थिक हो जाती हैं, थिक सिक्रीशंस होती हैं, CFTR-GN रेगुलेटर प्रोटीन का मसला होता है। पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस होगा, पेशेंट को एंडोस्पर्मिया होगा, पेशेंट को ब्रोंकाइटिस होगा। लेकिन बचपन से ही उसको अगर स्टूल पास करने में इशू हो रहा है, मेकोनियम आइलियस है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हर्शबर्ग डिजीज़ के अंदर भी यही होता है। हर्शबर्ग डिजीज़ के अंदर आपकी जो गट होती है, इसके अंदर जो गैंग्लिया होते हैं वो मौजूद नहीं होते, तो गट मोटिलिटी नहीं होती। जब मोटिलिटी नहीं होगी तो बच्चों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, बच्चों के अंदर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का सिनेरियो आए तो हर्शबर्ग डिजीज़ को लाजमी तौर पर ज़हन में रखिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब दो सिनेरियो आते होते हैं कि बच्चे को फीड करवाते हैं, फीड करवाते साथ ही उसको वॉमिटिंग आती है। ठीक है। अगर बिलियस वॉमिटिंग है तो ड्यूडेनम का मसला है। अगर नॉन बिलियस वॉमिटिंग है तो वो पाइलोरिस का इशू है, यानी खुराक आगे पास नहीं हो रही। ठीक है। अगर ड्यूडेनम तक चली जाती है, इससे आगे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा, खाना ज़रा वापस आएगा। क्योंकि इसमें बाइल भी आ जाती है तो बिलियस वॉमिटिंग होगी। अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस होगी, पाइलोरस होता है स्टमक से जब ड्यूडेनम शुरू होती है तो ये एरिया पाइलोरस का कहलाता है। और ड्यूडेनल एट्रीजिया इस जगह पे होगा, ये ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, नॉन बिलियस, जबकि ड्यूडेनल एट्रीजिया के अंदर बिलियस वॉमिटिंग होती है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं बच्चों के अंदर IgA डेफिशिएंसी का सिनेरियो आप लोगों को कैसे आएगा, क्योंकि IgA डेफिशिएंसी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसी। IgA आप लोगों की मौजूद होती है सरफेस म्यूकोजल सरफेसिस के ऊपर, म्यूकोजल सरफेसिस के ऊपर। ठीक है। तो कान ख़राब, नाक ख़राब, UTIs, इसका सिनेरियो होगा। और बहुत फेवरेट टॉपिक है MRCP USMLE का, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। पेशेंट को ब्लड लगाते हैं, उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं, तो उसको लाजमी सोचना चाहिए IgA डेफिशिएंसी के लिए। ठीक है। रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा हो तो IgA डेफिशिएंसी का वर्कअप होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी,
बच्चा है, बच्चों के अंदर फिब्राइल फिट्स बहुत कॉमन है, बच्चों को फीवर होता है तो फिट्स पड़ती हैं। एक स्नैरियो इसी तरह का आएगा कि बच्चे को फीवर हुआ है, रैश हुई है, और उसके साथ क्या हो सकता है उसको, तो फिब्राइल फिट्स। फीवर के साथ फिब्राइल फिट्स के ना आप लोगों को स्टेप 2 के अंदर क्लिनिकल हिस्ट्री भी आती है फिट्स की। बच्चों के अंदर फिट्स बहुत कॉमन है, स्पेशली फीवर के साथ। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि अंडरलाइन कोई काज होती नहीं है, लेकिन इस उन बच्चों के अंदर जिनको फिट्स पड़ते हैं उनको अंदर मेनिंजाइटिस को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। मेनिंजाइटिस को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अच्छा इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट्स, एक तो हमने कर ली IgA डेफिशिएंसी, दूसरा CGD, विस्कॉट एल्ट्रिक और ब्रूटेंस एक्सलिंग गामाग्लोबिनीमियास, ये दूसरी टाइप्स की इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट्स हैं। इन पे मैंने अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है, बहुत लंबी सारी, वो आप लोग टाइम हुआ तो वो लाजमी देखिएगा। लेकिन अभी जो कि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में आपको हिंट्स बता रहा हूँ कि आपने MCQ को पिक कैसे करना है। MCQ के अंदर कौन सा हिंट होगा जो शो कर रहा होगा कि आपका क्या डायग्नोसिस होगा इसके अंदर। इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट्स पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ। ठीक है, जब आपको बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी तो रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, बार बार गला ख़राब होगा, बार बार नमूनिया होगा, बार बार UTIs होंगे, बार बार पेट ख़राब होगा। ठीक है, अच्छा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, नाइट्रोब्लू टेट्राजोलियम का लफ्ज़ है तो CGD है, CGD। अगर पेशेंट को साथ स्किन एलर्जी, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट और हाई लेवल ऑफ IG है तो विस्कॉट एल्ट्रिक है। तो प्लेटलेट काउंट का लफ्ज़ याद रखना, प्लेटलेट और काउंट और एक्जिमा का लफ्ज़ याद रखना विस्कॉट एल्ट्रिक के साथ। ठीक है, और सूडोमोनास, बार बार सूडोमोनास से इन्फेक्शन हो रहा था, ब्रूटनस एक्सलिंग गामाग्लोबिनीमियास। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, प्राइमरी IG डेफिशिएंसी, नाइट्रोब्लू टेट्राजोलियम, CGD। ठीक है, एक्जिमा प्लेटलेट विस्कॉट एल्ड्रिक, और सूडोमोनास इन्फेक्शंस ब्रूटन्स एक्सलिंग गामाग्लोबिनीमियास। ठीक है, अच्छा ये जो मैं ये हाई यील्ड पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोग ये मैचों के साथ साथ एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जो जिस पॉइंट पे मैं फोकस करता हूँ ना, आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके उसको अपने दिमाग में रिपीट करके उसको आप लिखा करें। देखो लिखने से आप लोगों की जो रिटेंशन पावर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा जी, फिर आता है बच्चों के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो कावासाकी डिजीज़ का। ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, फीवर, रैश, और इसके साथ टिपिकल लफ्ज़ आएगा स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग। ठीक है, अच्छा कावासाकी डिजीज़ के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट, चूँकि ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेजल्स है, जब ब्लड वेजल्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो ब्लड वेजल के अंदर आउट पाउचिंग होगी, आउट पाउचिंग को कहते हैं एन्यूरिज्म बनना, और इसमें एन्यूरिज्म बनते हैं कॉर्नरी आर्टरीज़ के अंदर, तो कॉर्नरी आर्टरी का एन्यूरिज्म्स बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों के अंदर फीवर, रैश, स्ट्रॉबेरी टंग, लिम्फोडिनोपैथी का स्नेरियो, तो डायग्नोसिस कावासाकी डिजीज़। इसे हम देते क्या हैं पेशेंट को, हाई डोज एस्प्रिन देते हैं और IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों देनी होती हैं, इस एन्यूरिज्म से बचने के लिए। ठीक है, कावासाकी डिजीज़ हाई लेवल एग्जामिनेशंस का अमेरिकन इंग्लैंड के इम्तिहानों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आता है चाइल्डहुड जॉन्डिस। जो बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन F होती है। जब वो, क्योंकि माँ के पेट में उसमें लंग्स होते ही नहीं है, उसने जितनी भी ऑक्सीजन लेनी होती है सारी माँ के ब्लड से लेनी होती है, लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो लंग्स एक्सपेंड हो जाती हैं, ऑक्सीजन वहाँ से आना शुरू हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन आपकी कन्वर्ट हो जाती है HbA में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो कुछ अर्से के लिए बच्चे को जॉन्डिस होता है ड्यू टू हीमोलिसिस, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिनेमिया हो रहा होता है। उसके लिए आपने देखा होगा कि बच्चों को हम लोग एक जो है फोटोथेरेपी, उसको एक स्पेसिफिक लाइट के नीचे रखते हैं जिसको हम फोटोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, अगर सीवियर हो डिजीज़, उसको बिलिरुबिन ज़्यादा हो तो इसकी वजह से कर्निक टेरस हो सकता है, कर्निक टेरस हो सकता है। कर्निक टेरस में क्या होगा कि उसकी जो ब्रेन के अंदर जाके
आपकी बिलियरी में डिपॉजिट होगी और बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं और उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या चीज़ होती है कि बच्चे का सारा ब्लड बाहर निकाल लेते हैं और नया ब्लड जो है ना उसके अंदर मीन्स के किसी और बच्चे का ब्लड उसमें ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सडन ऑनसेट ऑफ अल्टर्ड मेटास्टेटस, एमेसिस, लिवर डिसफंक्शन। हाँ, एस्प्रिन, बच्चे को फीवर हुआ तो घर के अंदर बड़ी कॉमनली पड़ी होती है एस्प्रिन पड़ी होती है। एस्प्रिन देने के बाद उसको क्या होना शुरू हो गया, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, अल्टर स्टेट में चला गया, ठीक है, और उसके लेफ्ट इज डिरेंज्ड हो गए, तो दैट इज़ राइस सिंड्रोम। ठीक है, राइस सिंड्रोम इज़ अ टाइप ऑफ एनकेफेलाइटिस, उसके ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस वजह से जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एस्प्रिन नहीं देते, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। अच्छा जी, बच्चा हो, बच्चे के साथ उसकी आई का एग्जामिनेशन पे लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स हो, वाइट पीपल नज़र आ रहे हो, तो डायग्नोसिस इज रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा जो है किसी बच्चे के अंदर हो तो उसको फर्दर भी मैलिग्नेंसीज डेवलप हो सकती हैं, स्पेशली बोन कैंसर्स, ऑस्टियोसार्कोमास। ठीक है, अच्छा जी, 6 मंथ के ऊपर बच्चों को कौन सी वैक्सीनेशन चाहिए है? बी, डिप्थीरिया, टेटनस प्रोटोसिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, निमोकोकल, रोटावायरस और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स। ठीक है, अच्छा जी, 6 साल की उम्र में लड़कियों में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट नहीं हुई होती। अगर 6 ईयर की बच्ची के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए, वो भी स्टेज 3 तक पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, इसकी प्यूबर्टी जो है वो जल्दी हो गई है। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट को हम लोग थिलार्की कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी की तरफ। ठीक है, तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को किस स्टेजेस होती हैं, इसको हम टेनर स्टेज से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर अर्ली एज के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है तो साइन है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का, तो अंडरलाइंग एंडोक्राइन को प्रॉब्लम होगा, तो एंडोक्राइन प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, सर्दियों के अंदर बच्चे जो हैं वो फीवर, रनी नोज, और फीवर रनी नोज से काम शुरू हुआ था, लेकिन अब वो शार्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, वीज के साथ आपके पास आ गया, तो डायग्नोसिस ब्रोंकियोलाइटिस। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रोंकाइटिस और एक होता है ब्रोंकियोलाइटिस। अगर स्मॉल एयरवेज हैं तो ब्रोंकियोलाइटिस है, अगर लार्जर एयरवेज हैं तो ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, तो इसकी एपिडेमिक्स फैलती हैं, यानी पूरे स्कूल को हो गया, पूरे जो घर वालों को हो गया, बड़ा कॉमन है ये। ठीक है, तो इसमें हमने पेशेंट बच्चे को क्या करना था, बेसिकली सिंपल उसको नेबुलाइज करवाना है, उसको स्टीराइड्स से नेबुलाइज करवाना है, और उसको क्या कहते हैं, उसको फीवर के लिए कोई मेडिसिन देनी है सर। अच्छा जी, न्यूनेटल बच्चा पैदा हुआ है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो गई है, डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो बेसिकली किस वजह से? सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी से बचने के लिए हम लोग, अगर ये बेसिकली उन बच्चों में हो रहा होता है जो प्री मेच्योर, जिनकी डिलीवरी हो जाती है, इसको सतमाया बच्चा कहते हैं, यानी कि जो अपने टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो प्री मेच्योर बेबी में सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी से बचने के लिए, न्यूरोनेटल डिस्ट्रेस से बचने के लिए माँ को स्टीराइड्स का इंजेक्शन लगाते हैं, स्टीराइड्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, फिर पीरियड्स में एक सिनेरियो आता होता है करंट जेली स्टूल। करंट जेली लफ्ज़ भी इसी तरह आता है, रेड करंट जेली स्टूल।
है, साथ ही बच्चे में एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है और राइट अपर क्वाड्रेंट मैस फील हो रहा है। तो बेसिकली इंटरसेप्शन का स्नेरियो है। इंटरसेप्शन क्या चीज़ होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन है ऐसी सीधी होती हैं, आपको पता है इंटेस्टाइन मूव करती हैं, मूव करते करते क्या होगा, टेलीस्कोपिंग होगी, इंटेस्टाइन अपने अंदर ही घुस गई है, इंटेस्टाइन अपने अंदर ही घुस गई है, इससे होगा क्या, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं, एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है और वो जहाँ पे वो इंटेस्टाइन घुसी हुई है वहाँ पे आपको एक मैस फील हो रहा है। तो बच्चा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स के साथ आएगा और साथ उसको रेड करंट जेली स्टूल्स आएंगे। ठीक है, तो डायग्नोसिस इज इंटरसेप्शन। अच्छा जी, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज दैट काजेज सेकेंडरी हाइपरटेंशन फाइंडिंग्स इन। अच्छा, जब ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर की यूजुअल एज जो होती है वो मिडिल एज होती है। आपने यूजुअली देखा होगा कि ब्लड प्रेशर जो है ना बच्चों में नहीं होता। अगर किसी पेशेंट में यंग एज में ब्लड प्रेशर हो जाए ना, उसके अंडरलाइन हमेशा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। तो यंग एज में ब्लड प्रेशर ढूंढने के लिए की काज हमेशा ढूंढनी चाहिए। तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट काज है। कोआक्टेशन से क्या मुराद है, आपकी जो एओर्टा है इसके अंदर वो आ गया है, कंस्ट्रिक्शन आ गई है। जब कंस्ट्रिक्शन आएगी तो क्या होगा, अपर लिम और लोअर लिम की पल्सेस डिफरेंस हो जाएगी, डिले आएगा। ठीक है, रेडियो रेडियल डिले, रेडियो फेमरल डिले। ठीक है, रेडियो रेडियल डिले और रेडियो फेमरल डिले, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट काज है किस चीज़ की, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। हाथ में पल्सेस, बाजू में पल्सेस स्ट्रॉन्ग फील हो रही हैं और लोअर लिम्ब के अंदर पल्सेस वीक फील हो रही हैं, तो सोचना चाहिए। और साथ हाइपरटेंशन है तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, अच्छा, बच्चों में कान बहना, ओटाइटस मीडिया, अंडरलाइन मोस्ट लाइकली निमोकोकल इन्फेक्शन होता है, तो अमोक्सिसिलिन पहली फर्स्ट चॉइस है। क्रूप का ऑर्गेनिज्म कौन सा है, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1। ठीक है, बच्चा मेल नरिश्ड है, गरीब है, खाना नहीं मिलता, खाना खा नहीं सकता, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, तो डायग्नोसिस इज क्वेशरकोर। क्वेशरकोर इज ड्यू टू प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। अगर प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन हो उसको हम कहते हैं क्वेशरकोर। अगर ओवरऑल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो उसको कहते हैं मेरेस्मस। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन के मेल एब्जॉर्प्शन हो, मेल न्यूट्रिशन हो, उसको कहते हैं क्वेशरकोर। और पूरे न्यूट्रिशन यानी पूरा खाने का मसला है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हैं, फैट्स भी शामिल हैं, तो उसको कहते हैं मेरेस्मस। ठीक है, अच्छा जी, फिर आता है बच्चों के अंदर, आपने गाउट नहीं देखा होगा, बच्चों में गाउट आ जाए ना तो कंजेनिटल डिजीज़ को सोचना चाहिए, लाइक लीशनीहान सिंड्रोम। लीशनीहान सिंड्रोम के साथ HGPRTase एंजाइम डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, दैट इज़ एक्स लिंक्ड डिजीज़। ठीक है, तो इसमें स्नेरियो होगा जॉइंट पेन का। ठीक है, साथ एबनॉर्मल मूवमेंट्स हों, जॉइंट पेन विद एबनॉर्मल मूवमेंट्स, तो डायग्नोसिस लीशनीहान सिंड्रोम विद यूरिक एसिड इंक्रीज दिया होगा आपको। यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म का फ़र्क है ना। ठीक है, अच्छा, गर्ल विद मशीनरी मरमर। मशीनरी मरमर पीडीए की निशानी है, एक मशीनरी मरमर पीडीए की निशानी है। फीटल सर्कुलेशन जो है ना, बच्चा जब माँ के, जब मैंने पहले बताया, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसमें लंग्स होते ही नहीं है, तो फीटल सर्कुलेशन में नॉर्मली VST भी होता है, AST भी होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस भी होती है। ठीक है, राइट और लेफ्ट हार्ट, ये सारी राइट और लेफ्ट हार्ट को आपस में मिलाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जब बच्चा पहला सांस लेता है तो ये सारी क्लोज हो जाती हैं, सारे क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, अगर पैदा होने के बाद वो क्लोज ना हो तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पीडीए में के साथ बड़ी स्पेसिफिक एक वर्ड है जिसको कहते हैं मशीनरी मरमर। ठीक है, अच्छा जी,
न्यूबॉर्न गर्ल विद ए पोस्टीरियर नेक मैस एंड स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम 45XO होता है। इसमें जो गर्ल बेसिकली जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो गर्ल्स वाली होती है, मीन्स की वुमन होती है, फीमेल होती है, और इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, और वेबिंग ऑफ नेक होता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये इनमें से कोई आप लोगों को सैलरी दिया होगा। टर्नर सिंड्रोम के फीचर्स दे के पूछा होगा कि अंडरलाइंग क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी क्या है, नेक के अंदर क्या फाइंडिंग है, बड़ी हो जाएगी तो क्या उसको होगा, बेबी नहीं पैदा होगा, ठीक है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो जाती है पेशेंट को। अच्छा जी, यंग चाइल्ड प्रेजेंट विद प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, पेडलिंग गेट एंड प्रोनाउंस्ड काफ मसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि हमारा जो मेन मसल्स का बल्क है वो प्रोक्सिमली होता है, यानी बाजू जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ पे मेन मसल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो अपर लिम्ब हो चाहे वो लोअर लिम्ब हो, ठीक है। अगर मसल्स की डिजीज़ होगी लाइक ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके अंदर डिस्ट्रोफिन जीन का इशू होता है, मसल्स की प्रोटीन बनती नहीं है, मसल्स डेवलप नहीं होते, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि बच्चे को ज़मीन से उठने में मसला होगा। उसके लिए हम लोग यूज टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं गोवर साइन। बच्चा अपने आप को क्लाइंब करता है। इसके गोवर साइंस की जो पिक्चर है आप लोगों को स्टेप 2 के अंदर आती होती है, ठीक है। बच्चा जो कि उसके मसल्स वीक हैं तो अपने आप को क्लाइंब करता है, ठीक है। अच्छा, काफ मसल्स की सूडो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, सूडो हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। डिस्ट्रोफिन जीन का मसला है, बच्चों के मसल्स का मेन बल्क प्रोक्सिमली होता है, इस वजह से मसल्स की जो वीकनेस होती है प्रोक्सिमली ज़्यादा होती है, जबकि नर्व की न्यूरोपैथी की जो वीकनेस होती है डिस्टली ज़्यादा, नर्व्स लंबी होती हैं उनकी वीकनेस डिस्टली ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब कुछ 3 सिनेरियोज़ हैं। बच्चा जो लिम्प करता है, बच्चे को चलने में मसला है, उनको कैसे पहचानना है। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन की हिस्ट्री है तो जो है वो फेमरल डिस्प्लेजिया के बारे में सोचना है। अगर सडन ऑनसेट की हिस्ट्री है तो स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस के बारे में सोचना है। और अगर नी का मसला है तो ऑस्कुड स्लेटर्स डिजीज़ है, ठीक है। तीनों के अंदर लिम्पिंग की हिस्ट्री होगी तो इस सिनेरियो में आपने ये सोचना है बच्चा लिम्प कर रहा है, लिम्प करने के साथ इन्वॉल्व किस चीज़ है। अगर सबसे ऊपर हिप इन्वॉल्वमेंट है तो डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया है। अगर उसकी क्या कहते हैं सडन ऑनसेट की हिस्ट्री है तो स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल है, और उसकी नी पेन है तो ऑस्कुड स्लेटर्स डिजीज़ है, ठीक है। हमारे पीट्स के मोटे मोटे सिनेरियोस ख़त्म हुए। आप लोग, मैंने जितनी भी बातें बोलनी है मैंने कोशिश की है कि इनको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने से आप लोगों की थोड़ी सी रिटेंशन में इजाफा हो जाता है, ठीक है। कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करके ख़ुद अपने हाथ से लिखें, जो बातें मैंने बोली होती हैं उनको ख़ुद लिखें, ठीक है। उससे आप लोगों की जो रिटेंशन है वो ज़रा देर तक रहेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।